रॉयटर्स का एक ताजा सर्वे बता रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में बढ़िया रफ्तार से आगे बढ़ेगी, लेकिन रोजगार की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं होगा। भारत ने एक बड़ा संकल्प लिया है और बड़ा सपना देखा है। यह सपना है अगले 25 सालों में विकसित राष्ट्र बनने का। हाल ही में हमारी यात्रा अगर आप देखें तो काफी शानदार रही है। करीब 9 वर्षों में ही हम दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और यही नहीं, दुनिया भर के जानकार ये बता रहे हैं कि कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भी हो जाएगा। भारत की बढ़ती प्रति व्यक्ति आय और एक बढ़ता और उभरता हुआ कंज्यूमर मार्केट भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खास आकर्षण का केंद्र बन रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में सिर्फ अपनी मौजूदगी से ही बदलाव लाने वाले बड़े बड़े ब्रांड्स आज भारत में संभावनाओं को तलाश रहे हैं। भारतीय कंज्यूमर उन्हें लुभा रहा है। सरकार ने PLI जैसी स्कीम के माध्यम से दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत लाने में कामयाबी हासिल भी की। जाहिर है भारत के लिए अगले 2.5 दशक बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इन आंकड़ों और सेंटिमेंट से पता चलता है कि भारत के लिए परिस्थितियां अनुकूल भी हैं। लेकिन क्या ये सब अति महत्वाकांक्षी बातें हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि रोजगार के मोर्चे पर हम अब भी सुस्त चाल चल रहे हैं। रोजगार भारत में बड़ा ही संवेदनशील मसला है। कोई भी सरकार खुद को रोजगार विरोधी कहलाना पसंद नहीं करती, लेकिन कई बार रोजगार सरकार की नीतियों से ज्यादा दूसरी परिस्थितियों, खासतौर से ग्लोबल परिस्थितियों और बाहरी और आंतरिक चुनौतियों पर भी निर्भर होने वाला एक विषय बन जाता है। अब जरा वापस आइए रॉयटर्स के सर्वे पर, आपको कनेक्शन समझ में आ जाएगा कि हम रोजगार पर बात क्यों कर रहे हैं। रॉयटर्स ने तकरीबन 53 अर्थशास्त्रियों से बातचीत की और इस आधार पर निष्कर्ष ये निकाला कि मौजूदा वित्तीय साल के लिए भारत 6.1 की रफ्तार से ग्रोथ तो करेगा। स्वाभाविक रूप से आंकड़ा दुनिया भर की कई दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की अनुमानित ग्रोथ आंकड़ों से ज्यादा है, लेकिन यह सर्वे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भारत के जॉब आंकड़ों पर भी लगाता है, प्रोजेक्शंस पर भी लगाता है। सर्वे कहता है कि ग्रोथ को अगर मजबूत जॉब क्रिएशन से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मुश्किल बनी रहेगी। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भी हाल ही में एक बयान दिया था और कहा था कि भारत की ग्रोथ स्टोरी की चाबी जो है वो जॉब क्रिएशन में ही है। आज दुनिया भर की कंपनियां चाइना +1 की स्ट्रैटेजी अपना रही हैं, जिसके तहत वो चीन से बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही हैं। लेकिन क्या चीन के बाद भारत उनकी पसंद बन रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए जो सबसे जरूरी तत्व चाहिए वो है स्किल्ड वर्कफोर्स। सर्वे बताता है कि दुर्भाग्य से भारत अभी स्किल के मामले में पिछड़ा हुआ है। सर्वे में शामिल ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने माना कि सरकार की PLI स्कीम से विदेशी कारोबारियों को भारत लाने में मदद मिल रही है और इसका GDP पर भी सकारात्मक असर दिखेगा, लेकिन जमीन पर इससे रोजगार पर क्या असर पड़ेगा, इस पर मुकम्मल तौर पर कुछ कहना जानकारों को अभी मुश्किल लग रहा है। भारत की आर्थिक वृद्धि और स्थिरता के लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करना बहुत जरूरी होगा। विश्व बैंक के मुताबिक रोजगार में अगर 1% की वृद्धि होती है तो GDP में 0.6% की वृद्धि अपने आप हो जाती है। इसलिए रोजगार सिर्फ एक व्यक्तिगत संवेदना से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, बल्कि पूरे देश को आगे ले जाने की यात्रा दरअसल जॉब्स पर ही टिकी हुई है। जितनी ज्यादा जॉब्स उतनी ही मजबूत डिमांड, उतना ही ज्यादा बिजनेस एक्सपेंशन और फिर उतनी ही ज्यादा नई नौकरियां, यानी नई नौकरियां और ज्यादा नई नौकरियों की कुंजी है। आप कह सकते हैं कि नौकरियां ही नौकरियों को खींचती हैं। मैकेंजी ने साल 2020 में इंडिया टर्निंग पॉइंट एंड इकोनॉमिक एजेंडा टू स्पर ग्रोथ एंड जॉब्स नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें 2030 तक 9 करोड़ नई नौकरियां पैदा करने की जरूरत बताई गई थी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि मैकेंजी ने ये नई नौकरियां नॉन फार्म यानी कि गैर कृषि क्षेत्र में पैदा करने की जरूरत बताई थी, क्योंकि भारत में तो ज्यादातर फार्म से जुड़ी हुई जो फार्म बेस्ड जो जॉब्स हैं वही ज्यादा होती हैं। लेकिन मैकेंजी कह रहा है जॉब्स चाहिए 9 करोड़, वो भी नॉन फार्म सेक्टर में। और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए 8 से 8.5% की ग्रोथ से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। अब ग्रोथ के मोर्चे पर माहौल के लिए भारत ने तो ठीक ठाक काम किया है और आगे भी करेगा,
लेकिन क्या भारत में कारोबार लाने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्किल्स और स्किल तैयार करने के लिए पर्याप्त माइंडसेट है, इंफ्रा है? जॉब्स अगर हम नहीं जनरेट कर पाए तो फिर हमारा जो सपना है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का, ही वो अधूरा न रह जाए। क्या करना होगा? ये स्किल गैप क्यों है, जॉब गैप क्यों है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान अजय बग्गा सर जुड़ चुके हैं। चेयरमैन हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के, जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं और विदेश मामलों के जानकार भी हैं। बग्गा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ एक और खास मेहमान अनुराग सिंह, मैनेजिंग पार्टनर हैं एनसेट कैपिटल के। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बग्गा सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत, और बड़ा सीधा साधा सवाल है, ये बार बार सुई जो है अटक कर ये स्किल और जॉब्स में ही क्यों रह जाती है? ये ऐसा एक अनिर्वचनीय प्रश्न क्यों बन गया है सर, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही कहा, और आपने समीक्षा कर दी सारी, तो कहने को बहुत कम रह गया दीपक इसके बाद। ओवरऑल जॉबलेस ग्रोथ जो है वो फिनोमिना दुनिया भर में है। आपका जितना ऑटोमेशन हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, रोबो काम कर रहे हैं, जहां वर्कर्स काम करते थे वहां रोबोस काम कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो गया है। और सर्विसेज इतनी जॉब्स अगर बनाएंगी, जैसे वेस्ट में हो गया कि चीन में सारे फैक्ट्री के जॉब चले गए और वेस्ट एक हॉलो आउट इकोनॉमीज बन गए, एक खोखली इकोनॉमी बन गए जो सर्विसेज पे चलते हैं, या कई ऐसी इकोनॉमीज हैं यूरोपीय देश जो टूरिज्म पे चल रहे हैं आजकल। ये भारत के लिए बहुत पेचीदा प्रश्न है। थोड़ी गाड़ियां हमने मिस कर दी। 1979 में देखें, 79 में जब चाइना के रिफॉर्म डेंग ने शुरू किए, भारत और चाइना जीडीपी लगभग सिमिलर था। 91 में हमारे रिफॉर्म शुरू हुए, तो थोड़ा सा चाइना आगे था, इतनी आगे नहीं था। बट आज के दिन में चीन जब 5.5 टाइम्स हमारा जीडीपी का हो गया है, तो यहां से अब ग्रो करना, जब चाइना बैठा हुआ है, चाइना ने जब ग्रो किया तो चाइना नहीं था, उसने वेस्टर्न इकोनॉमी से जॉब खींचे और लेबर कॉस्ट एडवांटेज और अपनी एनवायरनमेंट को तहस नहस करके और बेसिकली अनलिमिटेड कैपिटल देके अपनी कंपनियों को, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कोई नहीं था, चाइना का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं था, कई जगहों पे बिलो प्रोडक्शन भी लेके आए और बाकी दुनिया के फैक्ट्रियों को खत्म करके आगे बढ़े, जहां आज उनका एक मुकाम है कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गए। अब भारत के लिए चाइना +1 जरूर कह रहे हैं लोग, बट वहां वियतनाम भी बैठा है, वहां आपका मेक्सिको भी बैठा है, इंडोनेशिया भी है, बहुत सारे और देश है जो इसी मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं। दूसरा, चाइना भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, उनके पास बहुत ह्यूज एडवांटेजेस हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत ह्यूज है। बट ये भी दीपक गौर करने की बात है कि चाइना में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जबरदस्त चल रही है, तो नई नौकरियां या तो नहीं बन रही, या जो हैं वो जो युवक हैं वो वाली नौकरियां नहीं करना चाह रहे। तो ये जॉबलेस ग्रोथ दुनिया भर का है और इसका इतना आसान समाधान नहीं है। एब्सोल्युटली। अनुराग जी, आपको क्या समझ में आता है यूएस से जब आप देखते हैं भारत की तरफ? दुनिया में हर कोई कहता है कि अब दुनिया के लिए भारत जाने के अलावा कोई रास्ता है नहीं, सारी संभावनाएं अभी तराशना बाकी अगर किसी मुल्क में है तो वो भारत में है। सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट, और खास तौर से 30 से कम उम्र की एज का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट तो हमारे यहाँ 2030 में बन जाएगा। इतनी अपार संभावनाएं, लेकिन बार बार एक प्रश्न आ जाता है कि साहब आपके यहाँ स्किल नहीं है, आपके यहाँ जॉब्स पे उतना काम हो नहीं रहा। क्या आपको इसका बुनियादी मसला समझ में क्या आता है? दीपक, एक तो आपने काफी कवर कर दिया, बाकी अजय सर ने कवर कर दिया है, तो अब मेरे लिए जो पॉइंट बचते हैं मैं उनको कहने की कोशिश करता हूँ। देखिए दीपक, स्किल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, नो डाउट, राइट। अब आप मोटा मोटा इंडिकेटर्स देख लीजिए। हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इंडिया इज एट 1% ऑफ जीडीपी इन हेल्थ केयर। कंपेयर कीजिए, साउथ अफ्रीका इज 9%, ब्राजील इज 3.5%, साउथ कोरिया इज 4%, राइट। और ये कंट्रीज वो हैं जो, साउथ कोरिया ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, देन ऑल्सो इट इज स्पेंडिंग 4-5%। एजुकेशन पे देख लीजिए दीपक, हम 2% से कम स्पेंड करते हैं।
साउथ अफ्रीका 5% करता है, ब्राजील 4% करता है, यूएस डिस्पाइट प्राइवेटाइजेशन एंड एवरीथिंग इन एजुकेशन 3.5% स्टिल करता है। कहीं ना कहीं दीपक एक पॉइंट इज जो ये बुनियादी सवाल जरूर है कि जो क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं दीपक, उसकी जो क्वालिटी होगी उसी हिसाब से वो जॉब्स क्रिएट करेगी या जॉब्स ढूंढेगी, और उसी हिसाब से उनकी प्रोडक्टिविटी रहेगी। और यहाँ पर ये बात बिल्कुल जायज है कि हमारी जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और वो अगर ये इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी, अगर आप देखें हमारा बजट दीपक, मैक्रो इंडिकेटर्स, तो सब्सिडीज में पैसे ज्यादा खर्च होते हैं और एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में कम होते हैं। तो वन इज दिस पॉइंट जो कि बिल्कुल जायज है। सेकंड दीपक, एक तरफ ये भी है सवाल कि हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी कम है। अब इसको आप कैच 22 कह सकते हैं, बट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ये रहता है कि जो आपकी एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स है बिलो 60, बिलो 55, फ्रॉम 18 टू 55, उसके कितने लोग काम कर रहे हैं वक्त, वो इंडिया इज एट 42%। ऑफ लेट वो ड्रॉप हो गया है 45% से पिछले 15 साल से। नॉर्मली ये 60% होता है। और दीपक ये इसलिए है बिकॉज हमारा विमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स इज जस्ट अबाउट 20%, जो कि और मेन 60% है, तो कुल मिला के ये 40 पे आंकड़ा एवरेज आके बैलेंस होता है। विच मीन्स दीपक के अगर 100 लोग देश में पैदा होते हैं तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 40 लोग ही कर पा रहे हैं। डिस्पाइट दैट, सो वन इज दैट आंसर्स टू योर पॉइंट कि क्यों हमारा ग्रोथ रेट कम हो रहा है, बिकॉज दीपक एक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ही कम है टू स्टार्ट विद, और उसका डिवीजन मैंने बताया। सेकंड इज द प्रोडक्टिविटी, जिसका डिस्कशन हम अभी कर ही रहे हैं कि वो प्रोडक्टिव नहीं है, स्किल्ड नहीं है। तो ये हमारे लिमिटेशंस हैं, दैट्स व्हाई हम सुपर नॉर्मल नहीं ग्रो कर पा रहे हैं लाइक चाइना डिड। और वहां पर दीपक लगता है कि काम करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। ये आपने जो बोला ना, हमारा एम्प्लॉयबल जो वर्कफोर्स है, उस वर्कफोर्स में सबसे बड़ी चुनौती ही एम्प्लॉयबिलिटी की है। जो काम करने लायक हमारे यहाँ युवा हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, इसके एक 2019 में बहुत शानदार सर्वे आया था। जो हमारे यहाँ से एमबीएज निकल रहे हैं 55 से 60% अनएम्प्लॉयबल हैं। डिग्रियां हैं उनके हाथ में बस, और कुछ नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। इसी तरह से जो बीटेक करके इंजीनियर्स निकल रहे हैं 70-75% वो भी अनएम्प्लॉयबिलिटी का शिकार है, वो भी एम्प्लॉयमेंट के लायक अभी नहीं है, डिग्रियां उनके हाथ में हैं। लेकिन अब क्योंकि हमें विकसित राष्ट्र बनना है, जाहिर सी बात है दुनिया की कंपनीज हमारे यहाँ आएंगी, वहाँ के लिए स्किल एक स्किल इंडिया करके हमने एक अभियान चलाया था, उस पर अब गाहे बगाहे ही बात होती है। क्या उसका एक रिव्यू करने की आवश्यकता है? क्या एक बार फिर से बुनियादी रूप में जो स्किल्स तैयार होनी चाहिए, गांव खेड़े नुक्कड़ चौराहे वाली जो स्थिति है, वहां तक क्या हमें जाकर अब अपनी स्किल्स को निकालना होगा या स्किल अप करना पड़ेगा लोगों को? क्या अब इसकी जरूरत आन पड़ी है? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया 360। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो ग्रोथ तो हमारी शानदार है, ग्रोथ में टॉप, लेकिन कैसे बढ़ेगी जॉब? ये रॉयटर्स का एक ताजा है और जॉब क्रिएशन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। रॉयटर्स से जुड़े हुए जो अर्थशास्त्री हैं उनके मुताबिक ठीक है, ग्रोथ तो आप ठीक ठाक कर लेंगे 6 से ऊपर की, लेकिन जॉब क्रिएशन के मामले में इतना आश्वस्त नजर नहीं आते। तो ये बार बार जॉब क्रिएशन पर प्रश्न चिन्ह क्यों लग जाता है, जो कि इतना बड़ा टूल है हमारी ग्रोथ स्टोरी का और भारत को आगे ले जाने का, और इस पर क्या किया जा सकता है, इस पर बातचीत कर रहे हैं आज हम बहुत खास मेहमानों के साथ। बग्गा सर, आपके पास आना चाहूँगा। बग्गा सर, अब बार बार एक तस्वीर मेरे सामने आती है और कई बार मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ, और कई बार जब हम शोज़ को प्लान कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हम ही आपस में बोलते हैं, हम एक दिन तो कहते हैं साहब कि एट्रिशन पे बात हो रही है, एक दिन हम बात करते हैं कि साहब मूनलाइटिंग पे चर्चा हो रही है, एक आदमी 4-4 कामों में बिजी है, कंपनीज उसको पकड़ पकड़ के कह रही है मूनलाइटिंग मत करो। दूसरा कि एट्रिशन इतना ज़्यादा आईटी और आईटीईएस में कि उनको रोकने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, कंपनीज के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना रही हैं। और दूसरी तरफ हम बेरोजगारी देखते हैं, दूसरे सेक्टर्स में एकदम सूखा पड़ा हुआ है। ये दो तस्वीरें बड़ी विचित्र है, ये भारत की जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। इसका आपको क्या लगता है, और ऐसे चल पाएगा सर अगर हमको ग्रोथ करनी है प्रॉपर?
नहीं, बहुत सही आप कह रहे हैं, बट ये चुनिंदा जगहों में है। आप अगर पूछे हायरिंग मैनेजर्स को, वो बोलेंगे जी टैलेंट नहीं है। आप अगर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो कहते हैं जी 100 कंपनियों में अप्लाई किया, अभी भी नौकरी नहीं मिली है। तो ये स्केल है इंडिया का, इतना जबरदस्त स्केल है कि भाई अगर 1% भी बच्चे पैदा होते हैं हर साल, आप बात कर रहे हैं कि 1 करोड़ 40 लाख आपकी आबादी बढ़ती है हर साल। और सोचिए वो 20 साल 25 साल के बाद जब वो एंटर करते हैं, और ऐसे ही आप 25 साल पीछे ले जाइए, जो अब युवक एंटर कर रहे हैं वर्कफोर्स में, क्या उनके लिए नौकरियां हैं? बिल्कुल नहीं है। इतने सारे भारतीय बाहर क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? क्योंकि उनके पास यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भारत के जो नागरिक बाहर हैं, या डायस्पोरा आप कहिए, जो भारतीय मूल के लोग हैं, वो लगभग 30 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। 3 करोड़ भारतीय बाहर हैं दीपक, और बहुत बड़ा उनका सरप्लस कर रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि अपॉर्चुनिटी का लैक है, उसमें आसान कुछ नहीं है। जैसे अनुराग बिल्कुल सही बोले कि सब्सिडीज पे ज्यादा खर्च हो जाता है हर साल, और फिर डेफिसिट इतना बढ़ता जा रहा है, सरकार के पास पैसे कम है। आप R&D पे कितना खर्चा कर रहे हैं? हेल्थ केयर और एजुकेशन तो वो बोले R&D 0.7 है GDP का। तो ऐसे नए नई इंडस्ट्री, नए नए प्रोडक्ट कैसे इजाज होंगे जब आप इस सब पे ध्यान नहीं दे रहे? और किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। जो हम बेस्ट होप कर सकते हैं, जैसे PLI में किया कि बहुत टारगेटेड वे में सरकार लेके आई सब्सिडीज, इस तरह का काम। दूसरा, जो 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार लगा रही है, जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे उतना ही 6 से 8 गुना उसका GDP पे असर आ जाता है डाउन द लाइन। तो ये अच्छा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट हो रहा है भारत में, बट इसमें आसान कुछ नहीं है। और अगले साल आप देखिएगा 2024 में, जैसे 2019 में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की गई, रेवड़ियों की बात की गई, उसी चीज पे बात होगी। कोई ये बात नहीं करेगा कि हम अब भारत में इतना टूरिज्म पोटेंशियल है, आपके पास बेइंतहा बीच है, आपके पास 5000 साल का हिस्ट्री है, और उसके सामने आप देखिए 200 साल 300 साल पुराने देश, उनका टूरिज्म आपके 10 गुना 15 गुना होता है। तो ये इतना पोटेंशियल जरूर है, बट किसी सरकार के लिए ये बहुत दूरदर्शी होना पड़ेगा, और 10-15 साल लगते हैं इसको इन्वेस्ट करके आने में। उतने टाइम में वो सरकार वोट आउट हो जाती है, तो बहुत मुश्किल है। निजी क्षेत्र में इतना कैपेसिटी नहीं है नौकरियां बनाने का, तो पब्लिक वर्क्स करिए, ह्यूज अर्बनाइजेशन करिए, बड़ी बड़ी सिटीज जो अभी मेट्रोस के पास बनाइए, मेट्रोस को मत एक्सपैंड करिए। ऐसे कुछ सुझाव आप ले सकते हैं, बट आसान काम नहीं है। एब्सोल्युटली। जो जहां पर ज्यादा ग्रोथ रोजगार के मोर्चे पर हो सकती है, आप उन सेक्टर्स को आत्मसात कीजिए। लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था कि 2 सेक्टर्स हमारे पास, एक मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, एक कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है। कंस्ट्रक्शन में तो हम ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन अनुराग मैन्युफैक्चरिंग में बग्गा सर से एक बार बात हो रही थी, बग्गा सर की बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी कि हम शायद, अभी भी वो कह रहे थे कि हमने शायद वो ट्रेन मिस तो नहीं कर दी मैन्युफैक्चरिंग वाली, जब 4 टाइगर्स, एशियन टाइगर्स उभरे थे और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करके पूरा अपना कायाकल्प कर दिया। हम शायद वो ट्रेन मिस कर गए। हम अभी भी बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो ऐसा तो नहीं है कि हम अब बहुत बहुत ज़्यादा अति दूरदर्शी होने की बात कर रहे हैं? प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में शायद अब वो ट्रेन मिस हो गई है और हमें कुछ इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है? तो दीपक, सवाल बहुत अच्छा है आपका। और एक जो हमें सुन रहे हैं, हम एक कॉन्टेक्स्ट के लिए एक बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए किसी दिन हम बहुत पॉजिटिव चर्चा करते हैं, आज की चर्चा थोड़ी नुआंस्ड है, थोड़ी बैलेंस्ड है। तो पीपल शुड नॉट गेट दिस इंप्रेशन दैट हम पेसिमिस्टिक या नेगेटिव हो रहे हैं। देखिए, एक इंडिया के बारे में हमेशा एक बात कही जाती है, एंड दिस इज फेमस कोट फ्रॉम रुचिर शर्मा, व्हिच इज, ही सेज दैट whenever you talk something about India, the opposite is also true, right? और ये हमेशा सच रहा है। तो आप जो भी पिक्चर चाहे देख सकते हैं, लेकिन काम हाँ हमें नेगेटिव साइड में ज्यादा करना है, बाकी लोग जो अच्छा कर रहे हैं वो तो कर ही लेंगे।
दीपक, आपने एक छोटा सा एग्जांपल दूं इसको समझाने के लिए? प्लीज। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग की कहानी हमें इससे समझ में आ सकती है कि इंडिया में टेलीकॉम रेवोल्यूशन कैसे आया। वी वर नेवर अ लैंडलाइन रेवोल्यूशन कंट्री, राइट? इंडिया में लैंडलाइन कभी उस तरह से फैला ही नहीं, एंड द मोमेंट मोबाइल केम, इट वाज अ क्विक रेवोल्यूशन, राइट? क्यों? बिकॉज ग्राउंड पे हमारी इकोनॉमी बहुत स्लो चलती है, तो हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है between labor laws, land acquisition, and state governments and the red tape around it, वो इतना स्लो होता है कि हम कभी लैंडलाइन में ग्रो नहीं कर पाए। वी आर दी ओनली कंट्री which grew just, we leapfrogged straight away to a telecom revolution because it was all airwaves and everything, right? तो वो हो गया। कुछ हद तक वो वीकनेस दीपक हमारी आज भी बनी हुई है, एंड दैट्स व्हाई वी डू वेरी गुड इन सर्विसेज एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, जहां पर एक ऑफिस लगा के आप थ्रू वायरलेस और with internet through wires you can send the services, बट जहां लॉजिस्टिकल ट्रक आपका शुरू होता है वो सिस्टम अभी भी वीक है। तो उसके दीपक जो क्विक रिफॉर्म्स जो ना लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं वो अब हो चुके हैं। आई थिंक मेजर रिफॉर्म्स चाहिए, यू नीड बिग रिफॉर्म्स दीपक, इन एग्रीकल्चर, लैंड एक्विजिशन, लेबर लॉज, इंफ्रास्ट्रक्चर। वो इतने आसान नहीं है, वो लॉन्ग टर्म है, तो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं है दीपक हमारे पास में, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दो तरीके हो सकते हैं कि या हम अपनी स्ट्रेंथ पे ओवर इन्वेस्ट करते रहें, विच मीन्स दैट हम वर्ल्ड का सर्विसेज पावर हाउस ही बने और मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ दें, क्योंकि आई वुड ऑनेस्टली एडमिट दैट वो बस काइंड ऑफ मिस हो चुकी है। और इवन ऑन China+1 और China+7 हमारे पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग आएगी, बट वो बड़ी निश हाई स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग आएगी, इट विल नॉट बी अ मास स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंड इज दीपक, उसमें हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की भी जरूरत है। आई थिंक हमारे यहाँ यूथ टू मेनी यूथ्स आर चेजिंग डिग्रीज वर्सेस स्किल्स, एंड देयर इज नो डिग्निटी ऑफ लेबर, राइट? तो डिग्री वाले जॉब की और ऑफिस जॉब की जो रिस्पेक्ट है, उसके 4 टाइम्स मोर पेड जॉब जो कि मैनुअल हैंड्स को यूज करके होता है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। आई थिंक वो भी हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम वेयर टू मेनी यूथ हैव डिग्रीज जबकि उनके पास जॉब्स नहीं है, बिकॉज नहीं होंगे इतने जॉब्स, वाकई में अब नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास स्केर्सिटी है अच्छे वर्कर्स की, तो वो थोड़ा माइंडसेट भी, नजरिया चेंज करने की जरूरत है दीपक। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। बग्गा सर, लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, अभी बहुत अच्छे तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्राउंड प्रॉब्लम्स हैं, अनुराग जी ने बहुत अच्छे से बताया उनको कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो कह रहे थे कि शायद चर्चा थोड़ा सा निराशावादी हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये चर्चा होती रहनी चाहिए और यहीं से आशा जगेगी। मैं बड़े डंके की चोट पे कहता हूँ, बड़े जिम्मेदार चैनल होने के नाते कह रहा हूँ, आप मीडिया में इस तरह के टॉपिक्स पर चर्चा के एग्जाम्पल्स बता दीजिए, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जो रियल इश्यूज हैं उन पर तो बात होनी ही चाहिए। मुझे लगता है कि वक्त की ज़रूरत है। आज हमें रॉयटर्स का सर्वे का थोड़ा सा हिंट मिला, हमें लगा कि हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर ऑफ द नेशन का सवाल है। कई रियल इश्यूज हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आशा यहीं से जगेगी जब तक आपने बात नहीं की। अगर आप इग्नोर करते रहे तो कोई आशा का सवाल ही नहीं पैदा होता। बग्गा सर, लास्ट टाइम आपसे बहुत दिलचस्प चर्चा हुई थी, काफ़ी चर्चित चर्चा हुई थी और लोगों ने बहुत अच्छा उसको सराहा भी। जब हमने बात की थी कि China+1 में हमारी ट्रेन कहाँ छूट रही है, लोग हमें छोड़कर वियतनाम क्यों चले जा रहे हैं, जहाँ पर अब ऑफिस लेने की जगह भी नहीं बची है। क्या हमारे पास अभी वो विंडो बची है सर कि हम अभी भी आकृष्ट कर सके? कोशिश तो बहुत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, सरकार को क्रेडिट देना होगा, वो कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन कुछ परंपरागत प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम शायद सही तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहे। क्या करना होगा बग्गा सर? देखिए, एक तो प्रोडक्टिविटी और स्किल की जो बात की, बट अभी आप क्या कर सकते हैं, करप्शन के अगेंस्ट मुहिम आप छेड़ सकते हैं। करप्शन ऐसे नासूर बन गया है इकोनॉमी के लिए, और स्पेशली लोअर लेवल पे। अभी देखिए, फार्मा के बहुत ही हॉरिबल केसेस निकल के आए, जहां बच्चे मर गए कफ सिरप पी के अफ्रीका में, भारत का बना हुआ, या लोगों की आई साइट चली गई, आई ड्रॉप्स भारत के बने हुए। और हमने देखा कि सब लोग उसमें डिनायल में थे, और ये जो इंस्पेक्टर जो इंचार्ज थे ड्रग्स के, उन्होंने कोई फॉलो थ्रू नहीं किया। भाई किसने बनाया, किसने इथाइल अल्कोहल डाल दिया खाने के सामान में या कफ सिरप में जो बच्चों को दिया गया। अब इस तरह का करप्शन बहुत ज़बरदस्त है, और वो चाइना की क्वालिटी बना पाना, वो ऐसे नहीं होगा, इतने लेवल ऑफ करप्शन से नहीं होगा। तो वो मुहिम ज़रूरत है एक कि करप्शन के अगेंस्ट छेड़ी जाए देश भर में।
और लोग जो जिनको पैसे दिए जा रहे हैं काम करने के लिए, वो काम करें अपना। दूसरा, वेल्थ क्रिएटर जो है उसके लिए रिस्पेक्ट चाहिए। अब आप अगर सब्सिडी देंगे भी तो सूट बूट की सरकार के नारे लगने लग जाएंगे पूरे पॉलिटिशियंस के द्वारा। तो अब एंड में जो कैपिटलिस्ट रिस्क ले रहा है और लगा रहा है फैक्ट्रियां, उसको भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत है जरूर। तीसरा जो है वो स्किल और प्रोडक्टिविटी का है। आप देखिए किसी भी वर्कर को आप बुलाइए, घर में काम करना है फैक्ट्री में, इतना पुअर प्रोडक्टिविटी है हमारा। वही आप काम देखिए यूरोप में या यूएस में, उनका वो चार्ज भी आपको 20 गुना 30 गुना ज्यादा करेंगे, बट जो वो एक दिन में काम कर जाएंगे। यहाँ पे आप मजदूर लगाइए, घर में आएंगे 11 बजे, फिर लंच हो जाता है, फिर चाय हो जाती है, 5 बजे सब चले जाते हैं। तो एक महीने का जो काम है 1 साल में किया जाता है। और वही हमारे प्रोजेक्ट्स का भी हाल है। अभी बारिश में देखा है किस तरह से सड़कें धुल गई हैं, सड़कें कोलैप्स हो रही हैं। तो बहुत ज़रूरत है। मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, मैं रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ। बहुत हमने एडवांस किया है ज़रूर। और एक बहुत ज़रूरी है जो जर्मन्स ने बहुत अच्छा किया, मैंने जर्मन बैंक में काम किया, बहुत क्लोजली देखा। हमारे बैंक में भी ऐसे आते थे अप्रेंटिस करके। तो स्कूल आप 10वीं के बाद भी आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ाई करने की। आपने 10वीं 12वीं की शिक्षा ले ली, उसके बाद अप्रेंटिस शुरू करिए। मैं एनजीओस के साथ काम करता हूं दीपक, जहां मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने हमें पैसे दिए और हम 6 हफ्ते से 6 महीने तक लोगों को फिटर, वेल्डर, इस तरह के कामों में लगाते हैं। और वो कंपनियां फिर इनको 20,000 25,000 की आय पे ले लेते हैं फैक्ट्रियों में स्टार्टिंग में। वो जो बच्चे आते हैं उन्होंने जिंदगी में 3 टाइम खाना नहीं खाया कभी, पहली बार हमारे पास आके खा रहे, और वो इतना अच्छा उसके बाद काम कर रहे हैं। बट मैं 1000 लोग हम कर लेंगे ट्रेन, 2000 कर लेंगे। जो ये स्किल इंडिया हुआ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसको घेर लिया और सारा पैसा पता नहीं कहाँ गया। स्किल तो किसी का हुआ नहीं। उसमें सीएजी ऑडिट करके आप देखेंगे तो पता लगेगा वो पैसा कहाँ गया और क्या असली स्किलिंग हुआ। इसलिए हम काम करना चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनियां हो, बड़ी अच्छी कंपनियां हैं। हमारा काम चलता है एल&टी के साथ, स्नाइडर के साथ, बॉश के साथ। इतना जबरदस्त काम हो रहा है कि सोलर पैनल लगाने के लिए आप ट्रेन कर दीजिए, उसके पास इतना काम है। मोबाइल रिपेयरिंग, हम मोबाइल रिपेयरिंग के स्किल जॉब्स कर रहे हैं। वो हर गांव में आपको एक मोबाइल रिपेयरर तो चाहिए जो बेसिक मोबाइल काम कर सके। अब ये कि एनजीओ कितना कर लेंगे, वो ये सरकारी काम है और बहुत मुहिम के तौर पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी, अप्रेंटिसशिप और स्किलिंग फॉर इमीडिएट जॉब्स, आई थिंक ये 4 हो सकते हैं। ऑलराइट सर, ये वाकई में ये बुनियादी बातें हैं। किसी को बुरी लगे, किसी को कड़वी लगे, ये रियलिटी है। जब तक आप इस रियलिटी से मुंह मोड़े रखेंगे, आप रियल पॉइंट पर आएंगे ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत जरूरी है इस तरह के इश्यूज को एड्रेस करना, और बिल्कुल इसी तरह की आसान और स्पष्ट भाषा में, जैसा बग्गा सर ने इस्तेमाल किया। अनुराग, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं दीपक, मैं एक छोटा सा पॉइंट, क्योंकि वो जरूरी हो जाता है। और देखिए, बहुत सारे यूथ इंडिया में और जो हमें सुन रहे हैं अपना समय जाया कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स को चेज करने के लिए। डिग्रीज लेकर के 30 साल तक गवर्नमेंट के एग्जाम देते रहते हैं। सर, कोई भी गवर्नमेंट का आदमी आके आपको, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल विल नेवर कम एंड से दैट देयर आर नो गवर्नमेंट जॉब्स। प्लीज गो, आप स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट देखिए। गवर्नमेंट जॉब्स की पोजीशन इंडिया में हायर करने की है ही नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर रिपीटेडली रिड्यूस होता जाएगा, एंड बिकॉज पेंशन लायबिलिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स में टाइम वेस्ट ना करें। यूथ जो 20-22 साल का है, प्लीज, देयर आर नो गवर्नमेंट जॉब्स, डोंट चेज देम। कोई प्रोडक्टिव काम में लगिए और करियर को आगे बढ़ाइए। और दीपक, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग अपने जीवन के 8-10 सबसे प्रोडक्टिव साल दीपक जस्ट वेस्ट कर रहे हैं। एंड दे शुड नो कि कोई भी पॉलिटिक्स में आके आपको ये नहीं बताएगा कि गवर्नमेंट जॉब्स, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है सैलरी देने के लिए। लेट मी टेल यू, बिकॉज आई एम सिटिंग आउटसाइड इंडिया, प्लीज रीड दिस, रीड द बजट और थोड़ा अवेयर करें अपने आप को। एब्सोल्युटली। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। और देखिए, टेक्निकल स्किल के लिए आपको हो सकता है कि आप बोले कि साहब टेक्निकल स्किल तो हर किसी को एक्वायर कहां से करेगा, उसके लिए बड़े बड़े कोर्सेज चाहिए, पैसे चाहिए। फंक्शनल स्किल्स तो ले लीजिए,
आप जो बुनियादी चीज़ें, कम्युनिकेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एजिलिटी है, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कम से कम जहाँ पर बच्चा MBA कर रहा है, जहाँ पर बच्चा BTech कर रहा है, वो तो दे सकते हैं। लेकिन हमारे उन इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल है? अगेन वो गाड़ी फिर एम्प्लॉयबिलिटी पे आ जाती है। वहाँ कितना काम हो रहा है, कितना क्वालिटी के टीचर्स हमारे यहाँ हैं, कितना अच्छा एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं। तो देखिए, ये इशू बहुत मल्टी लेयर्ड इशू है। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ दोबारा से मुझे लगता है आना पड़ेगा, तब जाकर हमारा वर्कफोर्स हमारी ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बन पाएगा। अदरवाइज हम ऐसे ही बगले झांकते रहेंगे। जब बात आएगी ग्रोथ की, हम आंकड़े दिखाकर खुश हो जाएंगे। जब रियल टर्म्स पे बात आएगी, ग्रोथ जो कि पावर्ड बाय आपका स्किल है, जॉब क्रिएशन है, तब तक असली सूरत हमें नजर नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह बग्गा सर, आप तो चमत्कृत कर देते हैं अपनी बातों से हमें। मैं हमेशा बिल्कुल स्तब्ध रह जाता हूं आपके बातों सुनकर। थैंक यू सो मच। अनुराग हमेशा एक बड़ा पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं, दूर से भारत कैसा दिखता है और कैसा होना चाहिए, ऐसा शानदार पर्सपेक्टिव जोड़ने के लिए अनुराग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।